MPPAT 2025 के सभी साथियों के लिए आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं टॉप 30 सीरीज़। इसमें हम प्रतिदिन फसल उत्पादन, पशुपालन, PCMB से जुड़े महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जिन छात्रों ने AG 123 ग्रुप का चयन किया है या जो MPPAT की परीक्षा में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से कोई भी पेपर देने वाले हैं, ये सीरीज़ उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के 30 प्रश्नों की ये वीडियो हम यहीं पे शुरू करते हैं। अगर आप MPPAT 2025 से जुड़ी और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई हैं, आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फसल क्या है? और आपके ऑप्शन हैं, एक ही प्रकार के पौधे जो छोटे पैमाने पर उगाए जाते हैं, एक ही प्रकार के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे जो एक साथ उगाए जाते हैं, या केवल फल देने वाले पौधे। तो आप सभी को पता होगा कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। फसल क्या है? फसल वे पौधे हैं जो एक ही प्रकार के होते हैं और बड़े पैमाने पर खेत में उगाए जाते हैं। जैसे अगर गेहूं है और वो बड़े पैमाने पर सिर्फ गेहूं ही गेहूं उगा है, तब उसे हम फसल कहेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें 8-10 अलग अलग किस्म के पौधे लगे हैं तो हम उसे फसल कह देंगे। तो फसल क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ें। दूसरा आपका प्रश्न है, खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं? ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च में, जून से सितंबर में, मार्च से मई में, या जनवरी फरवरी में। आपका सही उत्तर है खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? वर्षा ऋतु में। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। जून से सितंबर माह में बोई जाती हैं। उदाहरण क्या है? धान है, मक्का है, सोयाबीन है, ये सब आपकी जो है खरीफ की फसलें हैं। अगला आपका प्रश्न है, रबी की फसलें कब उगाई जाती हैं? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, या पूरे वर्ष में? बिल्कुल सही उत्तर आप सभी समझ पा रहे होंगे। और बी जो है शीत ऋतु में रबी की फसलें जो हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती हैं। जैसे गेहूं है, चना है, मटर है। बहुत ही सरल प्रश्न है। रबी खरीफ की फसलें, इनका टाइमिंग जो है वो आपको याद रखनी है। अगला आपका प्रश्न है, मिट्टी तैयार करने का प्रथम चरण क्या होता है? बुआई, जुताई, निराई, कटाई। आपका सही उत्तर है बी। जुताई जो है मिट्टी को ढीला किया जाता है, जिसमें जड़ें गहरी जा सकें। ये मिट्टी तैयार करने का पहला चरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, खरपतवार क्या है? उपयोगी पौधे हैं, अवांछित पौधे हैं जो फसलों के साथ उगते हैं, रोगग्रस्त पौधे हैं, या कीटनाशक पौधे हैं? तो आप सभी को पता होगा खरपतवार क्या है। अवांछित पौधे हैं जो फसलों के साथ ही उगते हैं और उनके पोषक तत्वों को छीन लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से खरपतवार का उदाहरण है? गेहूं, जंगली जई, धान, या फिर मक्का। आपको पता होगा तीनों फसलें हैं, लेकिन इसमें जो जंगली जई है ये एक खरपतवार है जो फसलों के साथ में उगता है। अगला प्रश्न है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई, निराई, सिंचाई, या कटाई? आप सभी बिल्कुल सही उत्तर सोच पा रहे होंगे। जो निराई है वो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। निराई के द्वारा ही खरपतवार को जो है फसल के साथ उगी जो खरपतवार है उसको हटाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशक है? यूरिया, मेटाक्लोर, कंपोस्ट, अमोनियम फॉस्फेट। तो आपका जो मेटाक्लोर है वो इनमें से खरपतवार नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सिंचाई का क्या महत्व है? मिट्टी को सख्त करना, फसलों को जल प्रदान करना, खरपतवार बढ़ाना, या बीज बोना? तो सिंचाई किस लिए की जाती है भाई? सिंचाई फसलों को जल प्रदान करती है जो उनके विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी फसलों को जल प्रदान करना ये सिंचाई का महत्व है, क्योंकि उसी के द्वारा तो उनका विकास होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है? कुआं, नदी, खाद, नलकूप? तो आप बिल्कुल सही समझ पा रहे होंगे। कुआं, नदी, नलकूप ये सब तो सिंचाई के स्रोत हैं ही। खाद जो है वो सिंचाई का स्रोत नहीं है, क्योंकि वो तो पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करती है। आपका अगला प्रश्न है, छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? खाद डालने के लिए, जल छिड़कने के लिए, बीज बोने के लिए, खरपतवार हटाने के लिए? बिल्कुल सही उत्तर बी है। जल छिड़कने के लिए जो है छिड़काव तंत्र जो है वर्षा की तरह आपने देखा होगा खेतों में स्प्रिंकलर लगे रहते हैं, उसका उपयोग जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद और उर्वरक का उपयोग क्यों किया जाता है? खरपतवार बढ़ाने के लिए, मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, फसलों को कीटों से बचाने के लिए, या मिट्टी को सख्त करने के लिए? तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खाद और उर्वरक
जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और पोषक तत्वों की भी वृद्धि करते हैं, इसलिए खाद और उर्वरक का हम उपयोग करते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्बनिक खाद है? यूरिया, गोबर खाद, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट। तो जो गोबर की खाद है वो प्राकृतिक और कार्बनिक खाद होती है। FYM जिसे कहा जाता है, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद, वो प्राकृतिक और कार्बनिक दोनों तरीके से उपयोग में लाई जाती है। अगला आपका प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है भाई? औद्योगिक विकास से, कृषि उत्पादन में वृद्धि से, जल संरक्षण से या वन संरक्षण से? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कृषि उत्पादन में वृद्धि से हरित क्रांति का संबंध जोड़ा जाता है, जिसमें उन्नत बीजों और उर्वरकों के उपयोग से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह क्रांति शुरू हुई थी। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? धान, मक्का, गेहूं, सोयाबीन। बिल्कुल सरल, सी ऑप्शन आपका सही है। गेहूं शीत ऋतु में उगाई जाने वाली रबी की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, मानी जाती है। अगला प्रश्न देखें, खरीफ की फसल का उदाहरण है भाई चना, मूंगफली, मटर, सरसों। बिल्कुल सरल प्रश्न है। मूंगफली जो है वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली खरीफ की फसल है। आपको विभिन्न रबी और खरीफ जायद की फसलों के नाम याद होने चाहिए, कौन सी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। यहाँ से 2 प्रश्न बिल्कुल निश्चित समझिए आप, MPPAT की परीक्षा में बनते ही बनते हैं। अगला प्रश्न है, बीज बोने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? हल, सीड ड्रिल, कुदाल या कल्टीवेटर? तो बी ऑप्शन जो है आपका सीड ड्रिल बीजों को समान दूरी और गहराई पर बोने में मदद करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, फसलों की कटाई के बाद भंडारण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फसलों को सजाना, कीटों और नमी से बचाना, फसलों को बेचना या फसलों को जलाना? तो भंडारण क्यों करते हैं भाई हम? फसलों को कीटों से, चूहों से, नमी से बचाया जा सके, लंबे समय तक उसे सुरक्षित संरक्षित रखा जा सके, तो भंडारण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनाज कम तापमान पर भंडारित किया जाता है? गेहूं, फल और सब्जियां, दालें या चावल? तो आपका सही उत्तर है फल और सब्जियों को अधिक नमी इनमें पाई जाती है, इसलिए इन्हें 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? भंडारित करते हैं, हम प्रिजर्व करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला आपका प्रश्न है, धान की बुवाई के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए? वो भी क्या है ब्रैकेट में, डिबलिंग विधि में। 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो सी ऑप्शन जो है आपका 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान की डिबलिंग विधि में बीज की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सी फसल को चारे का राजा कहा जाता है? ज्वार को, बरसीम को, मक्का को या बाजरा को? तो जो बरसीम होती है वो फसल जो है चारे का राजा कहलाती है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है भाई, ज्वार को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ कैरल्स, कैमल क्रॉप, ग्रीन गोल्ड, वाइट गोल्ड? तो जो आपका बी ऑप्शन है कैमल क्रॉप, ज्वार को कम पानी में उगने के कारण क्या कहा जाता है? कैमल क्रॉप कहा जाता है। कैमल यानी ऊंट कम पानी में अपना गुजारा करता है कि नहीं करता है, इसी प्रकार ज्वार भी जो है वो कम पानी में उग जाती है, इसलिए इसे कैमल क्रॉप की संज्ञा दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार MPPAT में पूछा गया है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला आपका प्रश्न है, मिट्टी चढ़ाना यानी अर्थिंग किस फसल के लिए आवश्यक है भाई? धान के लिए, आलू के लिए, गेहूं के लिए, मक्का के लिए? तो आलू के लिए जो है फसल में मिट्टी चढ़ाना आवश्यक होता है, ताकि कंद जो हैं आलू के वो अच्छे से विकसित हो सकें। आपने आलू की फसल देखी होगी, इनमें से जो धान है उसमें कोई फसल पे मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती, ना गेहूं पे ना मक्का पे। सरल सी बात है, आलू पे ही मिट्टी चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, खरपतवार बढ़ाना, फसलों को नष्ट करना, कीटों को बढ़ाना? तो आ ऑप्शन जो है आपका पहला, की उर्वरता बनाए रखना। फसल चक्र के द्वारा क्या होता है? पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है और इससे मिट्टी की उर्वरता जो है बच्चों बनी रहती है, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक कौन सा जिला माना जाता है? भोपाल, शिवपुरी, इंदौर या ग्वालियर? तो जो शिवपुरी जिला है मध्य प्रदेश का, वो मूंगफली का प्रमुख उत्पादक जिला माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, तिल की फसल के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस या 40 से 45 डिग्री सेल्सियस? तो जो आपका बी ऑप्शन है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस
तिल के लिए तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? बच्चों, नकदी फसल क्या होती हैं? वो फसलें जिन्हें बेच के आप तुरंत नगद पैसा प्राप्त कर सकें। गन्ना, कपास, गेहूं, तंबाकू। तो आप बिल्कुल सही उत्तर सोच पा रहे हैं। गेहूं जो है वो नकदी फसल नहीं है। गेहूं एक खाद्य फसल है, जबकि गन्ना, कपास और तंबाकू ये क्या है? नकदी फसलें हैं। क्योंकि इनका उत्पादन जो है वो खाद्यान्न यानी खाने के लिए या अन्य उपयोगों के लिए किया जाता है, लेकिन गन्ना, कपास या तंबाकू जैसी फसलें हैं वो सिर्फ नगद पैसा प्राप्त करने के लिए या बेचने के उद्देश्य से इन्हें बोया जाता है। मैंने हमारी पेड क्लास में जब फसलों का वर्गीकरण पढ़ाया तो उसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को हमने समझा था। अगर आप MPPAT के नोट परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आप अपना सब्जेक्ट बताकर हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। पौधों की जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषित करती हैं भाई? केवल जल, जल और खनिज पदार्थ, केवल खनिज पदार्थ या केवल ऑक्सीजन? तो बी ऑप्शन जो है आपका सही है। जड़ें जल और खनिज पदार्थ दोनों को अवशोषित करने का कार्य करती हैं। आपका अगला प्रश्न है, फसलों की अच्छी उपज के लिए मिट्टी को भुरभुरा करने का कार्य कौन सा औजार करता है? हल, सीड ड्रिल, खुरपी या कटाई मशीन? तो जो हल होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हल मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। और आज की इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न, धान की फसल में टुंगरो वायरस कौन सा कीट फैलाता है? तना छेदक, हरा फुदका, सफ़ेद मक्खी या भूरा कीट? तो जो हरा फुदका होता है, ग्रीन लीफ होफर होता है, वो धान में टुंगरो वायरस को फैलाता है। आज के फसल उत्पादन के अंतर्गत ये आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की। आगे सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूंगा और विभिन्न विषयों पर वीडियो के माध्यम से टॉप 30 क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी जाएगी। आप सभी MPPAT की तैयारी कर रहे छात्रों को आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इस टॉप 30 सीरीज से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लगातार वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।